जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संख्या पद्धति के क्लास में, सीरीज में अगली जो क्लास है, जो आज की हमारी क्लास है, और इस क्लास में हमने किस तरह के प्रश्नों को लिया है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, कम से कम थंबनेल पे मेंशन नहीं किया है। अंदर आपको काफ़ी हद तक कंटेंट जो मिलेगा एक सूटेबल क्रम में मिलेगा, तो उस क्रम को अभी हम करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से देख लीजिए। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, काफ़ी समय से रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती है, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास सारे नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिल रहे हैं। हालांकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सारे नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलने का शायद रीज़न ये हो सकता है कि आपने उसको अब तक बेल आइकन आपने शायद प्रेस ना किया हो। अगर आपके नोटिफिकेशन ऑफ है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा, तो नोटिफिकेशन को पहले आप ऑन कर लीजिए सेटिंग से जाके, तो ये शायद समस्या नहीं आएगी। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि मैंने ग्रुप्स वगैरह में जो लिंक सेंड किए हैं वहाँ से आप पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमने आपको टाइम भी बताया हुआ है, हर क्लास का टाइम फिक्स है और टाइम से वीडियोस पिछले 2 दिन से ही जा रही हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो वीडियोस टाइम से जा रही हैं तो आप उस टाइम पे जाकर के आप कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का चैनल खोलिए और वहाँ से आप देख लीजिए, सबसे ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए इस क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जितनी भी बड़ी, जो भी, अब मैं अभी से नहीं बता सकता कि ये 30 मिनट की होगी या 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन इस क्लास में हम काफ़ी अच्छे प्रश्नों को करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। देखिए बहुत अच्छा एक प्रश्न है, सबसे पहले नंबर पे धमाका हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि संख्या 1, 2, 3 से लेकर के हमें 100 तक की सभी संख्याओं को परस्पर गुणा करना है। मतलब 1, 2, 3 और इस तरह से हमें कहां तक गुणा करना है, 100 तक सभी संख्याओं का गुणा करना है। और यह भी बताना है कि उस गुणनफल में, देखिए जब 1 से 100 तक का गुणा करेंगे तो कोई बड़ा सा गुणनफल भी आएगा, बहुत सारे डिजिट्स में आएगा, तो उसमें संख्या के लास्ट में गुणा करने पर गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य कितने आएंगे, कितने जीरो आएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत बड़ी कोई संख्या होगी, संख्या मेरे ख्याल से कुछ हो सकती है 50-60 डिजिट में भी हो सकती है, और उसमें लास्ट में जीरो कितने आएंगे हमें ये बताना है। तो देखिए ये काफी आसान है। अगर आपने पिछली क्लास का अगर एक भी सेकंड अगर आपने वीडियो को नहीं बढ़ाया होगा तो आपको हर हालत में, आपको एक बात मैंने वहां बताई होगी कि जब भी हम कभी 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या से करते हैं तो हमें एक जीरो मिल जाता है। ठीक है, ये बात हमने बताई होगी, जब भी हम कहीं 5 का मल्टीप्लाई एक सम संख्या से कर देते हैं तो हमें जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 से लेकर के 100 तक हमें 5 कितनी बार मिलेगा, और जितनी बार मल्टीप्लाई में 5 आएगा समझ लीजिए उतनी ही बार जीरो आएंगे, हर हालत में एक भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितनी बार 5 आएंगे समझ लो उतनी ही बार जीरो आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 1 से लेकर के 20 तक अगर हम 100 तक देखेंगे तो देखिए इसमें एक 5 आएगा, एक 10 आएगा, 10 में भी तो 5 होता है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2, 5 लिख सकते हैं ना, तभी तो जीरो बना है इसमें। आगे 15 आएगा, 15 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3, 20 भी आएगा, और आगे 25 भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से 30, 35 और ये 100 तक सभी संख्याएं ऐसे चलती रहेंगी। तो अगर मोटा मोटा हिसाब हम देखें तो 100 तक 5 से कटने वाली, क्योंकि 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, तो 5 से कटने वाली अगर हम 100 तक की संख्याएं देखें तो हमें कितनी संख्याएं मिलेंगी भाई, 5 से हम 100 को काट के देख लें तो 20 पंजे 100 होता है, यानी 20 संख्याएं तो नॉर्मली हमें 5 मिल ही जाएंगे। 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, हर संख्या में जो 5-5 के बाद आ रही है, हर संख्या में आपको एक 5 जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा इस सवाल में हम क्या देखेंगे कि ये जो 25 आ रहा है, 25 में क्या है, एक 5 नहीं 2 बार 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 50 की बात करें तो 50 में भी क्या आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 2, मतलब डबल 5 आ रहा है। इसी तरह से 75 एक संख्या आएगी और 75 में भी क्या बनेगा, 25 गुणा 3 बनेगा, यानी 25 में 3 बार, मतलब 25 में भी एक बार और आएगा, और इसी तरह से 100 में। तो कहने का मतलब 25 में, 50 में, 75 में और 100 में एक एक बार 5 आपको और मिल जाएगा। तो टोटल कितने 5 हो जाएंगे, 24। और अगर 5 24 आ जाएंगे तो समझ लो कि शून्य भी कितने आएंगे, 24 ही आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए इसको,
1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 नॉर्मली 20 पंजे 100 होता है, यानी कि 20 बार 5 आता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जिनमें डबल आते हैं, तो जैसे आपका 25 हो गया, 25 में क्या आएगा, एक बार एक्स्ट्रा आता है, 50 में भी एक बार एक्स्ट्रा आएगा, और 75 में भी एक बार एक्स्ट्रा आएगा, 100 में भी एक बार एक्स्ट्रा आता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये टोटल बन जाएगा आपका 24 बार। ठीक है, तो यहां से आप इसको फाइंड कर सकते हो। और देखिए इस सवाल में एक दूसरा मेथड भी हो सकता था। वो मेथड क्या होगा, देखिए एक मेथड ये हो जाएगा कि हम 100 को चेक करें। कई बार क्या होता है 100 से भी अगर ज़्यादा दे दिया तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अगर 100 में हमें देखना है कि 100 तक कितनी बार 5 आएगा, तो उसके लिए हम इसको 5 से डिवाइड करें। 5 दूनी 10, कितना हुआ 20। अब एक बार इस, देखिए 20 हो गया, अब एक बार इस 20 को भी 5 से काट दो, 5 चौका 20। ठीक है, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24। बस यही आंसर हो गया। अगर सवाल में दे दिया गया कि 300 तक बता दीजिए या 400 तक बता दीजिए कितनी बार 0 आएगा, तो 400 तक कितनी बार 0 आएगा, मतलब कितनी बार 5 आएगा। तो 400 को हम क्या करेंगे, पहले 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 80 आया। अब 80 को 5 से काटेंगे तो आएगा यहाँ पर 16। अब एक बार 16 को भी हम 5 से काटेंगे तो आएगा 5 तिया 15। तो 80, 16 और 5, इन सब को जोड़ दीजिए। 80 और 16 कितना हुआ, 86, 96, 96 और 3 99। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 99। तो इस तरह का, अगर जब रेगुलर संख्या है, बस इस बात का ध्यान रखना है, रेगुलर संख्या होनी चाहिए। अगर उन्होंने संख्याओं में सम विषम का कोई लॉजिक लगा दिया, उन्होंने 5-5 के डिफरेंस वाला लगा दिया, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन कहां पर, जहां पर रेगुलर संख्याएं दी है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक, 200 से लेके, अगर 200 से लेके 300 तक भी पूछा तो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा पहले तो हम 300 तक का निकालेंगे। देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर पूछ लिया 200 से लेकर के 300 तक की संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार ऐसा होगा, या 201 देगा, 200 नहीं देगा, 201 देगा। तो 201 से लेकर के अगर 300 तक की सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दे, नया सवाल है, नया बन गया, ये समझ लीजिए। ऐसा सवाल आसानी से किताबों में मिलता नहीं है, लेकिन सीधा सीधा मिलेगा तो पेपर में मिलेगा, उसके बाद किताबों में मिलेगा। 201 से लेकर के 300 तक की सभी संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम 300 तक का निकाल लेंगे इस वाले मेथड से, और फिर 200 तक का निकाल लेंगे इसी वाले मेथड से, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। पहली दूसरी क्लासेस में हमने ऐसे बहुत सारे सवाल करे थे, पैटर्न यही था लेकिन सवाल अलग था। ठीक है, पैटर्न तो यही था ना। अभी पिछली वाली क्लास में भी हम कर चुके हैं, कल वाली जो क्लास रही थी उस वाली क्लास में भी हमने किए थे ना, 11 से लेके 20 तक का टोटल किया था, तो वही पैटर्न है यहाँ पर भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और देखिए यहां से अभी हम प्रश्न को बदलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हमने रखे नहीं है, लेकिन यहां हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये तो सवाल तब दिया जब उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 लेकर के कहां तक चलेंगे हम, 100 तक। तो बताइए कि 0 कितने आएंगे। ठीक है, शून्य कितने आएंगे, सीधा सीधा 0 मत लिखिए, अच्छा नहीं लगेगा। शून्य कितने आएंगे ये हमें पूछा। अगर पूछ लिया होता कि 2 4 6 8 और इस तरह से सभी सम संख्याओं का अगर हम 100 तक गुणा करें, या मान लीजिए 50 तक गुणा करें, तो बताइए कितने शून्य आएंगे। सवाल ये भी पूछा जा सकता है। इसका तो जवाब हमने ले लिया, 24 आया। सवाल ये भी आ सकता है 5 10 15 20 और इस तरह से मान लीजिए 50 तक हमें मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए शून्य कितने आ जाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है। सवाल आपसे कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर ये सवाल बना, सपोज कीजिए ये वाला सवाल बन गया, सवाल प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ गया कि सभी सम संख्याओं का, 50 तक की सभी सम संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। अगर ऐसा, देखिए ये तो बेसिक सवाल था, सबसे पहला प्रश्न था जो यहां से बन सकता है। फिर उसको ऑपरेशन करके उस सवाल का हम ये प्रश्न बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न आए हुए भी हैं, किताबों में मिल जाते हैं। 2 से लेकर के 50 तक अब हम क्या देखेंगे, शून्य कितने आएंगे, तो हम सिर्फ वही देखेंगे कि कितनी बार इसमें 5 आएगा। ठीक है, और जितनी बार 5 आएगा समझ लो उतनी बार 0 आएगा। शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं काम करेगी, लेकिन दूसरा जो मेथड है हमारा वो काम कर जाएगा। अब देखिए, एक तो 10 में आएगा, कोई ये मत कहना कि 5 में भी 5 आएगा। जब हम सम संख्या ले रहे हैं तो 5 को तो भूल जाओ, 15 को भी भूलना पड़ेगा। 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा और 50 में 2 बार आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। भाई 10 में एक बार आएगा, 5 तो आना ही नहीं है, ना 15 आना, ना 25 आना, ना 35 आना, ना 45 आना।
आना क्या है 10, 20, 30, 40 और इन्हीं में 5 मिलेगा आपको, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और ये 10 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और 50 में आपको 2 बार 5 मिलता है, क्योंकि वहां होता है 25 दूनी 50 और 25 में 2 बार 5 आ जाता है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए 6। सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका मल्टीप्लाई करें या फिर इसका जब गुणनखंड करें तो कितनी बार 5 आएगा, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर कितनी बार 0 आएगा, या फिर कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि अगर इन सबका हम मल्टीप्लाई करें। देखिए मैं बता दूं आपको पैटर्न क्या क्या रहता है, समझ लें सभी बच्चे। कहा जाता है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 50 को हल करने पर कितना आता है 10 की घात n आता है, तो n का मान बताइए क्या आएगा। तो इसका मतलब भी वही हुआ, 10 की घात n का मतलब है कि 0 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 की घात कितना आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पर n का मान क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। इसके बाद ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये काफी आसान है, यहां पर इसमें हर संख्या में मिल रहा है आपको 5 5, इसमें भी 5, इसमें 5, इसमें, और अगला अगर हम 25 देखेंगे तो इसमें 2 बार 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पहले वाले प्रश्न जैसा हो गया, क्योंकि हमने वहां पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था, रेगुलर लिखा हुआ था, लेकिन हमने यूज किसका करा, हमने यूज तो इन्हीं का करा था, और यहां उन्होंने पहले दे रखा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हर संख्या में 5 मिलेगा, तो 5 ढाई 50, यहां तक तो हो ही जाएगा। इसके अलावा 25 और 50 में एक एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहां पर 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12 हो जाएंगे। या हम इसको उस तरीके से कर लें, कैसे, 50 को 5 से काटें, 5 ढाई 50, फिर 10 को 5 से काटें, तो 10 और 2 ये देखिए 12। इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब लगा लो भाई अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो। अब देखिए सवाल को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, पिछले कई बार आपने अगर 1 2 किताबों से अगर पढ़ रखा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल कुछ नहीं, सिर्फ सवाल को टीचर के मन में आया, एग्जामिनर के मन में आया और बना के किसी पेपर में रख दिया। पहली बार पेपर देने गए, ऐसा सवाल कभी पढ़ा नहीं, तो लग रहा है पता नहीं कैसा सवाल आया था। यही पोजीशन होती है इस चैप्टर में, खास तौर से 1 2 चैप्टर और है ऐसे जिनमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं ये। यदि कोई पूर्ण वर्ग है जो 6 से विभाज्य नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। अब पूर्ण वर्ग हमारा 1 भी होता है, 4 भी होता है, 9 भी होता है, 25 भी है, 16 भी है और 36 भी है, लेकिन जो 36 की मना कर रहा है, 36 को मना कर रहा है, क्योंकि 6 से विभाज्य ना हो तो हम कोई भी संख्या ले लेंगे। मान लीजिए हमने 25 ले लिया, मान लीजिए हमने 16 ले लिया, हमने 9 ले लिया, हम 49 भी ले सकते हैं, मर्जी है हमारी भाई, हम 64 भी ले लेंगे। कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हमने ले ली, समझना है आपको, इसका कोई तरीका नहीं होता, बस आपको जैसे सवाल बनाने वाले ने बना दिया ऐसे आप कर लीजिए इसको। तो ये देखिए हमने कुछ वर्ग संख्याएं ले ली जो कि पूर्ण वर्ग हैं और 6 से किसी कीमत पे नहीं कटने वाली। तो अब आगे कह रहा है, अब अगर हम उसे 6 से विभाजित करें तो बताइए यहां पर क्या क्या शेष आ सकता है। तो अब इसे करके देख लो, 6 से 1 शेष आ गया, इसे 6 से करा 4 शेष आ गया, इसे भी हमने 6 से करा 3 शेष आ गया, ठीक है। अब मान लो इसे भी हमने 6 से करा, तो 6 से काटेंगे 6 8 48, फिर 1 आ गया, इसे 6 से करा 6 ढाई 60, 4 आ गया। तो कहने का मतलब है 1 3 और 4, 1 3 और 4। अगली और संख्या ले लो 81, 81 ले लोगे और 81 को मान लीजिए आपने काटा 6 से, तो आएगा 6 कम 6, 2 बचेगा, 6 तिया 18, कितना बचा 3। तो देखिए फिर से वही आ गया। हमेशा क्या होगा, जितना आप बढ़ते जाएंगे 1 4 3 यही शेष आते रहेंगे, यही शेष आते रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, यही वाली जो संख्या है वो शेष आती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए एक काम करो, थोड़ी सी यहां से पावर कम कर दो, ये वाली प्लास लेके आओ, यहां से कट कर दो, एक बार वीडियो रोक लो थोड़ी देर के लिए। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है, तो बताइए कि उस संख्या में इकाई वाला अंक, हाँ और एक कंडीशन ये दी है कि उस संख्या में इकाई वाला जो अंक है वो दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है। तो देखिए
इकाई और दहाई के अंक के हिसाब से अगर हम ऑप्शन को जस्टिफाई करना चाहें, यहां से देखना चाहें, तो देखिए इकाई का अंक दहाई वाले से 3 ज्यादा, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है ना। 2 अंक जो दे रखे हैं उनमें जो इकाई वाला अंक है वो दहाई वाले से 3 ज्यादा हर एक में दे रखा है, तो इस बात से तो कोई फायदा हमें हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि इनमें से ऐसी वाली संख्या बताओ जिस संख्या का उसमें दिए गए अंकों के साथ जो अनुपात है वो 4:1 है। अब देखिए अगर हम 47 को ले लें तो 47 और 47 को जोड़ने पर बनी संख्या 11, क्या इन दोनों का अनुपात 4:1 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह संख्या 4 से कटने वाली होनी चाहिए। तो 4 से कटने वाली संख्या हमें कौन सी मिलेगी? 36, ठीक है ना, क्योंकि अनुपात क्या दिया है? संख्या का और योगफल का अनुपात 4:1 है, यानी कि संख्या 4 से कटने वाली होनी चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा आंसर है जो 4 से कट रहा है? 36 है। और 36 को अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए एक 36 हो गया और 36 के अंकों का योगफल 6 3 कितना हो गया? 9। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से 4:1 का अनुपात मिल जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा यहां से 36, ठीक है। सवाल अच्छा था, बढ़िया सवाल था। और देखिए इस क्लास में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम एक आ गई है जिसकी वजह से वीडियो भी रोका गया था। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाइए। जितने भी हो रहे हैं अभी हम करते हैं इनको बहुत जल्दी से, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ कम रहेगा तो अगली वीडियो को हम लंबा कर लेंगे। चलिए 31 नंबर है यहाँ पर। 31 इस नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सारे नंबर हो चुके हैं अब तक। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर 2 अंकों की एक संख्या है, ये बहुत सारी दे रखी हैं। इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। मतलब इकाई के स्थान पर जो अंक है, दहाई के स्थान पर जो अंक है उसके दुगने से 1 कम है, मतलब इसके दुगने से 1 कम है इकाई वाला। तो ये बात तो यहां पर भी ठीक है, ये बात यहां भी ठीक है, और ये बात यहां भी ठीक है, और ये यहां भी ठीक है। इसका मतलब हुआ ये वाली जो लाइन थी वो तो बिना वजह दे रखी थी, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आगे देखते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो एक नई संख्या बनेगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इनको बदल दिया जाए तो जैसे यहां पर 59 को अगर बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? 95। तो एक संख्या नहीं बनेगी, यहां से भी बनेगी, वो संख्या यहां से भी बनेगी, 53 बनेगी यहां से, और यहां से बनेगी 74, ठीक है। तो जो नई संख्या बनेगी तो इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो मूल संख्या से 20 कम होगा, ये कहना चाह रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस जो निकल के आएगा, देखिए ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। सवाल तो ठीक कर रहे हैं ना, एक बार दोबारा पढ़ लें। पहली लाइन का कोई औचित्य नहीं था। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक पर आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो बनेगी वो मूल संख्या के बीच के अंतर, नई संख्या जो बन के आएगी और मूल संख्या, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मूल संख्या से 20 कम होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 15 से 9 गया तो क्या बचेगा? 6, और यहां बचा 8 यानी 36। तो हम देखेंगे क्या ये मूल संख्या से 20 कम है? क्या ये जो डिफरेंस आया, ये जो अंतर आया है, क्या ये अंतर मूल संख्या से 20 कम है? तो नहीं है ये। इसका मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगले आंसर को चेक करना चाहिए। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो यहां से जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है? 12 से 3 जाएगा ना, ये 12 हो गया, 12 से 3 गया तो 9 आएगा, ठीक है। तो क्या ये इससे 20 कम है? नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस भी ऐसे ही देखेंगे। इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। 13 से 5 गया, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो 13 से 5 गया 8, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर भी 20 नहीं आने वाला, क्योंकि जब 8 आ रहा है डिफरेंस तो 20 कैसे आ जाएगा? उनका जो डिफरेंस आएगा 20 नहीं आ सकता। अब यहां ये आंसर हमारा सही हो गया। इसका मतलब कैसे करेंगे? देखिए 14 से 7 गया तो 7, और देखिए ये बचा 27। तो ये देखिए मूल संख्या से कितना कम है? 20 कम है। अच्छा सवाल था, आपने इसे ऑप्शन से किया और ये ऑप्शन से करने वाला सवाल ही था। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल है, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव आता है। तो ये भी वही सवाल हो गया जो मास्टर साहब के मूड में आया और उन्होंने कहां रख दिया? पेपर में रख दिया सीधा, ठीक है। ये उसी तरह का प्रश्न है।
100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक, अब 100 और 1000 के बीच तो बहुत सारी संख्या हो सकती है भाई, 123 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 511 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का जो योग आएगा, अब इसके अंकों का योग हम क्या ले लेंगे 6, इसके अंकों का योग 3 और इसके अंकों का योग 7। अंकों का जो योगफल आएगा, अगर उस योगफल को घटा दें तो जो परिणाम आएगा वो किससे घटेगा। अब इसको हमने 123 से 6 घटाया तो क्या बचेगा 117। यहां 210 से 3 घटाया तो 207। यहां भी हमने घटा दिया 511 से तो बचेगा 504। बात आ गई समझ में। देखिए यहां इसमें से 6 घटाया तो 117 बचेगा, 210 से 3 घटाया 207 बचेगा, 511 से 7 घटाया तो 504 बचेगा। तो ये कह रहा है बताइए ये जो अंतर आएंगे, ये वाले जो अंतर आएंगे ये सदैव किससे विभाजित होंगे। तो आपको यहां से पता चल रहा होगा कि ये सारे के सारे जो जवाब हैं वो किससे कटने वाले हैं। ये सब के सब ऑप्शन से चेक करिए किससे कट रहे हैं, तो ये अकेले 9 से कट रहे हैं। देखिए 9 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योगफल 9 होना चाहिए या 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो ये देखिए सबके सब किससे कट गए 9 से कट रहे हैं। जो कटने वाले इस तरह के सवाल बनते हैं 11 और 9 पे सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि इस तरह के सवाल बहुत सारे होते हैं, ये वो सवाल है जिसको ऐसे बना दिया। अब ये लेकिन कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बना लेगा। ये वाली जो कंडीशन है ये 1000 और 100 के बीच ही लग रही होगी। बस ये एक वो वाली बात हो गई कि उन्होंने सोचा और उनकी इस सवाल को ऑथेंटिक रूप से माना भी गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लें। देखिए प्रश्न ये भी अच्छा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता था ये प्रश्न कभी, अब थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी भी आ सकता है। 8 की पावर 20 और 15 की पावर 23, 17 की पावर 12 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। मतलब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनकी संख्या बतानी है कितनी होगी। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हम लोग 17 की पावर 12 को कुछ और लिख सकते हैं। और लिखने से मतलब है 17 की गुणा 12 बार नहीं करनी है। क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं, तो हम इसे और छोटी संख्या में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये 17 है, 17 खुद में एक अभाज्य है और वो भी यही जानना चाहता है कि अभाज्य संख्याओं में चेंज करना है, अभाज्य गुणनखंडों में चेंज करना है। तो ये 17 को हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो 17 की पावर 12 ये ऐसे ही रहेगा, इसको बिल्कुल एज इट इज छोड़ देते हैं। अब देखिए अगर हम 8 को अगर हम देखें तो 8 को अगर हम किसी अभाज्य में अगर लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इसे हम 2 की घात 3 लिख लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 4 तो भाज्य है, 4 तो ये 8 तो भाज्य है, 4 भी भाज्य होगा, तो 8 तो किसी न किसी से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको अभाज्य में बदलेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर में इसे हम लिख सकते हैं या इसके गुणनखंड कर लेंगे, मतलब ये हुआ। तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं और 20 पहले से चल रहा है, तो 20 पहले से चल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 20 × 60 हो जाएगा। यानी हम 8 को 20 बार लिखें तो 8 दूनी मतलब 8 को 20 बार लिखें, मतलब 20 बार गुणा करें इस तरह से, तो ऐसे हम लिखें। और या फिर हम 2 को कितनी बार लिख लें 60 बार। मतलब तो ठीक है, जब 2 को हम 3 बार लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब जब हम 2 को 3 बार लिखेंगे तो 1 बार 8 हो गया। ऐसे अगर 2 को अगर हम 60 बार लिखेंगे तो समझ लो 20 बार हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। वैल्यू तो उतनी रहेगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर अभाज्य में बदलना है। 2 की घात में हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 23 और 5 की घात 23। बात समझ में आ रही होगी सभी को। 15 को हम 3 पंजे 15 लिख सकते हैं क्योंकि 15 क्या है एक भाज्य संख्या है, लेकिन हमें बदलना किसमें है अभाज्य में बदलना है। 3 पंजे 15 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम यहां पर ये करने वाले हैं कि देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। अब उसका मतलब क्या था, भाज्य के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए इस संख्या के। तो देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो 2 बार 60 बार लिखेंगे हम, 2 × 2 × 2 ये लिखते जाएंगे। 23 बार लिखेंगे हम 3 और 23 बार लिखेंगे 5 और 12 बार लिखेंगे 17।
ठीक है, तो इन सबको लिखेंगे क्यों, जब हमें पता है 60 बार ये लिखेंगे, 23 बार ये लिखेंगे, 23 बार ये वाला लिखेंगे और उसके बाद 12 बार ये लिखेंगे। तो सारा कुछ हम कितनी बार लिखेंगे, सारी अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य हैं, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं कितनी बार आएंगी, 23 दूनी 46 हो गया, 46 और 72 कितना हो गया, 118 हो रहा है ना, 3 2 5 3 8 और 2 2 4 6 10 और 1 11, ठीक है, 118 बार। अच्छा सवाल था। अगर ऐसा कभी भी सवाल आता है तो आपको सिर्फ ये देखना है जो संख्या दी हुई है उसको हम अभाज्य में तोड़ें, बस अभाज्य में तोड़ लिया तो आंसर आपका सही आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम संख्याओं में 5 विषम पूर्णांकों में है, ठीक है, लगातार 5 विषम, सवाल में कुछ भी नहीं है, ऐसे सवाल आप लगातार कर रहे हो, बस अंतर क्या है कि सवाल में उसने उसी सवाल में उम्मीदवारों को डाल दिया, उसी सवाल में एक परीक्षा करा दी, बस सवाल को घुमाने की कोशिश कर दी, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। क्या है कि लगातार 5 विषम, उनके जो नंबर आए ना बच्चों के, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए वो 5 विषम पूर्णांक थे, वो भी कैसे, लगातार। यानी कि अगर ये 11 रहे होंगे तो ये 13, ये 15, ये 17 और ये क्या रहा होगा, 19 रहा होगा, यानी ये लगातार था। और इन सबके अंकों का योग कितना था, 185। हमने आपको पहले ही बताया जब लगातार संख्याएं हो तो उसका औसत निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका औसत निकालेंगे कितना आएगा, इसका औसत आ जाएगा 37 और जो औसत होता है वो बीच वाले का होता है। औसत क्या आता है, मिडिल का निकलता है। अगर मिडिल में 37 आ रहा है तो पूछा है तो उच्चतम अंक कितने थे, तो 37 और 2 39 हो गया और यहां पर कितना आ जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। विषम संख्या से कह रहा है ना, विषम संख्या, अगर ये 37 है तो अगली विषम क्या आएगी, 39 और सबसे उच्चतम हाईएस्ट नंबर कितने आएंगे, 41 आएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रश्न था, बस सवाल को पूछने का उनका थोड़ा तरीका बदल गया था इसमें। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल यहां पर है, 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि, अब देखिए जब आप सवाल पढ़ रहे होते हैं तो सवाल को जल्दी करने के लिए क्या होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार है, 2 अलग अलग संख्याओं की बात कर रहा है और कितनी अच्छी बात है कि वो आंसर भी उसने दोनों संख्याओं में दे रखे हैं। अब ये समझ लीजिए ये सवाल 99% में कह सकता हूं, ऐसा हर सवाल सिर्फ ऑप्शन से ही बहुत आसानी से हो जाता है। तो क्या कह रहा है देख लेते हैं, पहली संख्या और दूसरे के दुगने का योग कितना है, 8। पहली संख्या और दूसरे का दुगना करो, क्या ये 8 होगा, नहीं होगा। पहली संख्या और दूसरे का दुगना यहां 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 होगा। अगर ये कह रहा होता 17 तो बात सही होती, तो ये आंसर नहीं हुआ। पहली संख्या और दूसरे का दुगना, ये भी नहीं हो सकता। तो यहां देखिए ये आंसर आपका सही मिला, पहली संख्या और दूसरे का दुगना। अगर पहली संख्या 4 है और दूसरी वाली का दुगना कितना हो जाएगा, 4, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही कह रहा है ना। और इनका अंतर कितना है, 2 है। तो देखिए अंतर तो हालांकि सभी में 2 ही दे रखा था, केवल बात जो बीच में दे रखी थी उसी से आंसर आ रहा है। उसने कहा कि पहली संख्या और दूसरी की जो दुगनी है, दूसरी की दुगनी, उन दोनों को जोड़े तो 8 आता है। हमने यहां पर देखिए फाइंड कर लिया। ऑप्शन से होने वाला बेहतरीन प्रश्न था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या बात है बेटा, जल्दी जल्दी करो, समय से, मतलब इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं। एक लड़के के, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, बहुत छोटा लिखा है। चलिए मैं पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएसआई में इससे अगला वाला जो हमने यहां पर प्रश्न रखा है, उस पैटर्न का प्रश्न कई बार, मतलब जब जब पेपर आया है तो लगभग हर बार उस टाइप का प्रश्न रखा गया है। और एसएससी जीडी में, एसएससी प्लस 2 में, एसएससी प्लस 2 में कई बार उस टाइप का सवाल आया है। देखिए एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 30 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये सवाल कितना सिंपल है, आप इसे बस देखते देखते आंसर दे सकते हो। 50 से गुणा करने को कहा गया, 30 से गुणा कर दिया। उसने गड़बड़ी की है अभी 20 से गुणा करने की, 20 से गुणा नहीं किया उसने। लेकिन वो क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त उत्तर जो था वो सही उत्तर से 400 कम था। इसका मतलब उसे किससे गुणा करने को कहा गया, तो यहां से आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। संख्या मान लीजिए ये थी, ठीक है, ये संख्या थी और गलती उसने करी 20 की,
ठीक है। तो इस तरह से इसका जो मल्टीप्लाई जो उसने गड़बड़ी की वो कितनी की, 400 की, इसका मतलब वो संख्या 20 रही होगी। हालांकि ये तो वो मेथड है जो आधे लोगों को ही समझ में आया होगा, लेकिन हम अगर इसको लिख के करें तो फिर हम ऐसे करेंगे, किसी संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से बच्चे ने क्या कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। तो अब सीधी सी बात है कि ये जो आंसर है, जो सही आंसर आना चाहिए था वो आंसर ज्यादा होगा, और जो हम गलत आंसर लाए होंगे वो कम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 50 की जगह 30 से कर दिया था। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई 30 से कर दिया तो ये कम होगा, और ये कितना कम है, ये 400 कम आ गया। तो 400 इधर जोड़ दो और दोनों को कर दो बराबर। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, तो यहां से ये 30 इधर आएगा, तो 20x बराबर 400। भाई मैंने कोई नई बात नहीं बताई थी, यही बताया था। और ऐसा जब भी सवाल आए, मैं तो कहता हूं कि आप ये प्लस माइनस का भी चक्कर छोड़ो, आप सिर्फ ये करो, किसी बच्चे से 50 से गुणा करने को कहा गया और उस बच्चे ने 30 से गुणा कर दिया, दोनों का अंतर बराबर 400 रख दो। ये अंतर बराबर 400 में क्यों कह रहा हूं, हालांकि इस सवाल में तो यही हो रहा है, लेकिन अगर वो 30 से भी गुणा करने को कह रहा होता और बच्चे ने गलती से 50 से कर दिया होता, फिर भी आप माइनस प्लस का कोई डिफरेंस का ध्यान मत रखो, आप दोनों को माइनस करो बराबर 400, आपका आंसर आएगा -20। अब आपका आंसर -20 आए तो 20 आए तो आपको लगाना तो 20 ही है, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो आप यहां पर माइनस प्लस पे बिल्कुल ध्यान ना दें ऐसे सवाल में। अच्छा सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न बहुत बनता है। तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये करना है, पहले उसने करने को क्या कहा गया, क्योंकि कई बार क्या होता है सवाल में ऐसे दिया जाता है, किसी संख्या को 21/14 से 21/27 से गुणा करने को कहा गया। आप सोच ही नहीं पाते हो कि यह संख्या बड़ी है या छोटी है। 45/41 से करने को कहा गया, तो आप समझ नहीं पाते हो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे सीधा, ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, लेकिन आंसर सही आएगा। ठीक है, तो बात आगे होगी समझ में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल उसी टाइप का आ गया फिर से, UPSSC 2016 में आया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट में। एक लड़के को, अब देखिए ये सवाल, इस सवाल का मैं इंपॉर्टेंस आपको बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इस समय आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, और ये प्रश्न कहां आया है, UPSSC 2016 में। UPSSC जूनियर असिस्टेंट में जो पेपर आता है उस पेपर में मैथ नहीं आती, रीजनिंग आती है, लेकिन ये फिर भी आ गया। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे गलत छपा हुआ है, बात यह है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो रीजनिंग में भी काउंट हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए एक संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि बीएड में एक जो पोर्शन रहता है, बीएड में रीजनिंग में मैथमेटिक्स आती है, और जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, वहां पर भी कोई मैथमेटिक्स जो है आपकी वो 20 नंबर की जो कहते हैं कि 20 या 18 नंबर का आ रहा है, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स पूरा ही आता है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है पूरा ही आता है, बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स कुछ ऐसा है जो रीजनिंग में काउंट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो है यहां पर हम इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे। बस करना क्या है कि किसी लड़के से 7/8 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 17/8 से गुणा कर दिया। इस तरह से उसका जो उत्तर आया वो कितना, 30 ज्यादा आया। हमें कुछ नहीं सोचना, दोनों का डिफरेंस लेके x का मान यहां से निकाल देना है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। धन्यवाद।